हेलो एवरीवन। आज 20 अगस्त 2025 की हम द हिंदू की आज की हमारी जो प्रमुख खबरें वो क्या रहेंगी। सबसे पहले है कि एनसीईआरटी में ऑपरेशन सिंदूर को ऐड करने की बात हो रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और उन्होंने मतलब अब एनसीईआरटी काउंसिल ने ये फैसला लिया है कि बच्चों को इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको एज अ सिलेबस में मतलब कि एज अ एक प्रॉपर चैप्टर ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो नेतन्याहू है उसने फ्रांस पर आरोप लगाए हैं। सुंदरबन में जो प्रजातियां हैं, मतलब एक प्रजाति जो हम खास तरह की एक प्रजाति के बारे में बात करेंगे, उसकी संख्या वो बढ़ रही है। जर्मनी की जो नीतियां हैं वो बदल रही हैं, आखिर क्यों बदल रही हैं, ये सब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन बंगाल्स सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व शो सब्सटेंशियल इंक्रीज सर्वे। मतलब कि एक सर्वे किया गया है, उसमें ये पाया गया कि जो सुंदरबन बायोस्फीयर है रिजर्व है, उसमें जो सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, मतलब कि जो खारे पानी में रहते हैं क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ, उनकी संख्या क्या बढ़ चुकी है। 2025 में एक ये सर्वे हो उनकी संख्या बढ़ गई है। तो अब देखिए सुंदरबन में ये जो खारा पानी है उसके मगरमच्छों की जो आबादी है उस पर हम कुछ प्रमुख बातें कर लेते हैं। उन पर आखिर है मतलब ये इतना मतलब खास न्यूज़ क्यों आ रही है। सबसे पहले संरक्षण के प्रयास क्या किए जा रहे हैं। सुंदरबन में जो खारा पानी है ना, उसके जो मगरमच्छ हैं, खारे पानी में जो मगरमच्छ सॉल्ट वाटर होता है उसमें मगरमच्छ रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए भारत और जो बांग्लादेश है, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो आवास संरक्षण है, अवैध शिकार पर रोकथाम लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। सामुदायिक जागरूकता मतलब लोगों में जागरूक होने चाहिए लोग कि हमारी ये जो प्रजातियां या जो जीव हैं ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। बढ़ती जो खारापन बढ़ता जा रहा है वो मगरमच्छों के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो मतलब हो सकता है ऐसे एटमॉस्फेयर या फिर ऐसी जगह में रहने के लिए बने हो, क्योंकि ये जो प्रजातियां हैं ये सबसे ज़्यादा क्या खारे पानी में पनपती हैं, यानी कि ये खारे पानी में ज़्यादा देखी जाती हैं। हालांकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं या फिर मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जिससे क्या पूरी तरह से पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके लिए खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा खारे पानी के जो मगरमच्छ है सुंदरबन की खाद्य श्रृंखला में एक बड़ा शिकारी है। यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि एक मतलब एक चेन बनी होती है। जैसे हमने स्कूल टाइम में देखा होगा, आपने भी एक फूड चेन बनी होती है जिसमें सबसे पहले मेंढक होता है, फिर उसके बाद सांप होता है, उसके बाद नेवला होता है कुछ उसको खाने वाला, उसके बाद मतलब ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं मतलब जानवर आते हैं, धीरे छोटे से लेकर बड़े जानवर तक, ये एक पूरी तरह से एक फूड चेन बन जाती है। तो इसी तरह सुंदरबन की जो चेन है फूड चेन, उसमें ये मगरमच्छ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आबादी हो सकती है। इसमें जो वृद्धि होती है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मतलब एक सकारात्मक संकेत भी हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव हमें सिंबल मिल रहा है। इसके बाद मतलब कि जो इनकी अगर हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करें, काउंटिंग कितनी है, तो जो सॉल्ट वाटर जो मतलब SBR ने जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है जो उनके द्वारा मतलब कि ये जो संख्या बताई गई है, उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 242 है और मिनिमम 220 इस साल में इनको इनकी गिनती बढ़ी है या इतनी मतलब इतनी इनकी काउंटिंग की गई है। इसके बाद 2013 जो है डायरेक्ट साइटिंग रिकॉर्डेड में इनको मतलब स्टडी के दौरान इनको शामिल किया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें मतलब ये जो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, ये सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में आता है और बांग्लादेश में, ठीक है। इतनी जगह में ये फैला हुआ है। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये जो क्षेत्र आता है इसका, हाँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है इतना, तो इतने में सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये एक बहुत बड़े जैव विविधता का केंद्र है। इसमें बड़े बड़े रॉयल मतलब बड़े तो क्या रॉयल बंगाल टाइगर मतलब अच्छी प्रजातियां पाई जाती हैं। खारे पानी के मगरमच्छ जो अभी सर्वे किया गया है, इसके अलावा और भी प्रजातियां इसमें शामिल हैं। सुंदरबन के संरक्षण प्रयास को लेकर भारत और जो बांग्लादेश सरकार है दोनों ही साथ मिलकर जो संगठन है NGO वगैरह चला रही हैं या फिर कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं
इसके अलावा जो सुंदरबन में एक टाइगर रिजर्व भी पाया गया है। टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको बनाया गया, इसको स्थापित किया गया। इसमें जो रॉयल बंगाल टाइगर है और जो प्रजातियां उनके संरक्षण की बात होती है। इसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान है या बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी हमें ये सुंदरबन में मिला है। 1984 में इसको बनाया गया था। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1989 द्वारा इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, यानी कि ये यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट है जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद सुंदरबन को 2019 में रामसर साइट भी शामिल किया गया, उसमें भी ऐड कर दिया गया है, जो कि इसके संरक्षण को और ज़्यादा मजबूत करता है। अब देखिए, जब कोई यूनेस्को में या फिर रामसर साइट्स में किसी भी एरिया को मतलब ऐड किया जाता है तो उनको एक विशेष प्रकार का संरक्षण मिल जाता है। या भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो एक संगठन होते हैं वो उस एरिया को पर्टिकुलर संरक्षण देते हैं ताकि ये प्रजातियाँ ख़त्म ना हो जाएँ। इसके बाद इसमें कुछ चुनौतियां क्या है, मतलब सुंदरबन जो एरिया है ना, हमने जो अभी जो मैप पर देखा, उस एरिया को संरक्षित रखने के लिए कुछ चुनौतियां रहती हैं। अब देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं, मान लीजिए हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। जैसे किसी के घर का माहौल नहीं सही हो सकता, या फिर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के पास कोई प्रॉपर कंटेंट मटेरियल नहीं होता, तो ये सभी क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो इसी प्रकार से लाइफ में कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखिए, जो बायोस्फीयर ये जो रिजर्व है यानी कि सुंदरबन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर जो समुद्र का जल स्तर है इसमें वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होता है, मौसम की घटनाएं, जिसमें मैंग्रोव जो है यहाँ की विशेष जो एक मतलब वनस्पति है मैंग्रोव, तो उसके अलावा जो वन्य जीव है उनके लिए ये खतरा हो सकता है इनका बढ़ना। इसके अलावा टाइगर, मगरमच्छों के द्वारा मनुष्य पर हमले किए जा सकते हैं। वहाँ पर जो लोग आपस में मतलब यहाँ पर जो समुदाय के लोग रहते हैं ना, आसपास में जो गांव बने होते हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ, उन पर अटैक किए जा सकता है, हो सकता है इनके द्वारा अटैक कर लिया जाए, ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा अवैध शिकार हो सकता है, मछली पकड़ सकते हैं लोग, और लकड़ी कटाई अभी भी यहाँ पर सुंदरबन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब देखिए दूसरी न्यूज़ क्या, ऑपरेशन सिंदूर लेसन्स नाउ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस, यानी कि ये जो एनसीईआरटी काउंसिल है इसके द्वारा ये कहा गया है कि ये सिलेबस जो है मतलब ऑपरेशन सिंदूर को ऐड किया जाएगा। ओवर 3 months आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक एंड सब्सिक्वेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च NCERT and training has introduced 2 new modules on Operation Sindoor, a saga of valor for classes 3 to 8, यानी कि 2 मॉड्यूल इसमें NCERT के द्वारा शामिल किए जाएंगे। 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक होगा अ सागा ऑफ वेलोर नाम का एक चैप्टर, और ऑपरेशन सिंदूर अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी, यानी कि ऑनर, सम्मान और बहादुरी का ये जो मिशन है ये 9 से लेकर 12 के बीच में NCERT में ऐड किया जाएगा। द मॉड्यूल्स स्टेट दैट पाकिस्तान डिनाइड एनी इवॉल्वमेंट, यानी कि ये जो मॉड्यूल्स हैं इसमें पाकिस्तान क्या है मतलब जो भी ये इन्वॉल्वमेंट को डिनाइड करता है, यानी कि इससे बिल्कुल ही हम कह सकते हैं मानने से इनकार कर रहा है, एंड डिडंट टेक एनी स्टेप्स टू स्टॉप द टेररिस्ट। इस चीज़ को शामिल किया जाएगा कि उन्होंने एक तो हमलों को नकार दिया पूरी तरह से, दूसरी साइड ये जो वहाँ पर आतंकवाद है उनको समर्थन दे रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। द स्टेट दैट द अटैक वॉज डायरेक्टली ordered by Pakistan's political and military leadership। तो एक ये भी इसमें ऐड किया जाएगा, एक स्टेटमेंट ये भी रहेगी कि ये जो टेररिस्ट को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, इसके साथ इन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया, और फिर हमने पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की जो वहाँ की पॉलिटिकल यानी कि राजनीति है और वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके द्वारा भारत पर पहले ये जो आतंकवादी हैं ये मतलब कि अटैक किए जाते हैं। द मॉड्यूल्स आर मेंट as supplementary reading material for school children and are available online on NCERT websites, यानी कि बुक्स में तो इनको ऐड किया जाएगा लेकिन इसके साथ ही उनको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज पॉलिसी, इंटेंट एंड डिसीव कैपेबिलिटी एंड एज आर आंसर टू प्रोटेक्ट पीस ऑफ आवर कंट्री एंड स्टॉप दीज अटैक्स पहलगाम एंड सो फॉर्थ।
पहलगाम से पहले जितने भी अटैक हुए हैं उन सभी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। अब देखिए आतंकवाद को जो पाकिस्तान है वो काफ़ी लंबे समय से सपोर्ट करता आ रहा है, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 उनके आतंकवादी ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया था। अब देखिए इसमें द मॉड्यूल मेंशंस द किलिंग ऑफ 19 सोल्जर्स इन उरी एंड 2016 एंड 40 CRPF इज वॉन इगवान्स इन पुलवामा इन 2019। यानी कि इसमें मॉड्यूल में ये भी पिछले जो अटैक हुए हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनके द्वारा जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में भी इनमें जिक्र किया जाएगा। इट ऑल्सो मैंशंस दैट द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर चेंज ओवर द ईयर विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। यानी कि आर्टिकल 370 जब हट चुका था उसके बाद भारत की जो नॉर्थ साइड है यानी कि विशेष तौर पर जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव है उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। ये जो मॉड्यूल रहेंगे 4 क्लासेस 9 to 12 स्टेट्स दैट सिंस इन डिफेंस पाकिस्तान हैज़ ऑफन ट्राइड टू डिस्टर्ब पीस इन इंडिया। यानी कि ये बात कही जा रही है कि जो पाकिस्तान है, हालांकि ऐसा ही है कि ये जो पाकिस्तान है ये भारत की बार बार शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है। इन फर्दर स्टेट्स ऑफ दैट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पेव्ड वे द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट पाकिस्तान वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस प्रोग्रेस। ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया है इसको जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रोग्रेस के लिए यानी कि विकास करने के लिए इसको हटाया गया। वहाँ पर जो भी बाकी स्टेट्स में भारत की जो भी बाकी एरियाज़ है वहाँ पर काम नीतियाँ की बनाई जा रही, काम किए जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस प्रोग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इन सभी मॉड्यूल्स को यानी कि इन सभी जितने भी विषय हमने बात की, छोटे छोटे विषय, इन सभी को ये NCERT में शामिल करने की बात कही गई है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेतन्याहू स्लैम्स मैक्रोन फॉर फ्यूलिंग एंटी सीमेटिक फायर। यानी कि ये जो नेतन्याहू है इसने जो फ्रांस के लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं जो मतलब कि मैक्रोन, उन पर उन्होंने कहा है कि आप जो है मतलब आपको अपनी नीतियाँ, उनकी जो भी नीतियाँ रही हैं उन पर मतलब कि आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यहूदी विरोधी आग को आप हवा दे रहे हैं। तो ये जो बयान है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में यहूदी प्रार्थना स्थल की जो आगजनी घटना हुई थी, वहाँ पर मतलब यहूदी एक प्रार्थना कर रहे थे तो उनके वहाँ पर जो आग लग चुकी थी, जिससे नेतन्याहू ने कहा है कि यहूदी विरोधी भावना है कि आप यहूदियों के विरोध में हैं, आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे या फिर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है इजराइल विरोधी रुख इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है और अप्रत्यक्ष रूप से मैक्रो जैसे नेताओं की नीतियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि इनडायरेक्टली नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो फ्रांस का मैक्रोन है इसने भी इजराइल को हवा दी है या फिर मतलब कि इजराइल के सपोर्ट करते हैं। इसके बाद मतलब ये जो बयान है अगर हम देखें वहाँ पर तनाव चल रहा है, भू राजनीतिक तनाव, फ्रांस की जो इजराइल फिलिस्तीन नीति है उसके लिए और इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की है, जिसे इजराइल ने यहूदी विरोधी के रूप में बताने की कोशिश की है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार है उसने क्या कहा है कि जो नेतन्याहू का बयान है, ये जो बयान आया इसको खंडन कर दिया, जिसमें जो मंत्री मर्रे वॉट है उन्होंने कहा कि यहूदी विरोधी जो गतिविधियां उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात है, मतलब कड़े कदम उठाने चाहिए, जैसे कि $25 मिलियन जो दिए गए हैं इनकी मतलब फंड सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जो नाजी सैल्यूट है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ये जो विवाद अभी छिड़ चुका है नेतन्याहू की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें इजराइल की आलोचना को यहूदी विरोधी मानता है। यानी कि इजराइल की जो आलोचना की जा रही है फ्रांस के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आप यहूदियों के विरोधी हैं। तो इससे एक तरह से ये पता चलता है कि जो नेतन्याहू है ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो इसी तरह उनको मतलब बचाव करने के पक्ष में उनका फिर ये बयान आता है। इसके अलावा जो मैक्रो जिसकी ये बात हो रही है, फ्रांस के ये जो लीडर है इन्होंने काफ़ी अपनी नीतियाँ बना रखी हैं अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। इन्होंने मतलब कि GST जो मतलब टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं वो लाए। इसके अलावा जो लेबर रिफॉर्म्स वो भी लेकर आए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी प्रशिक्षण, मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रांस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी नीतियाँ अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियाँ बनाई हैं।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि जर्मनी सिग्नल्स पॉलिसी शिफ्ट ऑन इजराइल एज अनजस्टिफाइड वॉर ऑन गाजा रेजेस ऑन। We cannot supply weapons to conflict that are being attempted to be resolved exclusively by military means that can claim hundreds of thousands of lives, says German Chancellor Friedrich Merz. Despite criticism of the Israel government, Germany reaffirms its commitment to ties with Israel. तो अभी जो है जर्मनी में गाज़ा में जो इजराइल के सैन्य अभियान को लेकर बातचीत चल रही है, अपनी नीति में बदलाव करने की बात कही गई है। विशेष रूप से गाज़ा पर जब कब्जे की योजना यानी कि गाज़ा पर जो कब्जे करने की एक योजना बनाई जा रही है और युद्ध को अनुचित बताया गया है। तो जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने घोषणा की है कि जर्मनी इजराइल को हथियारों की बिक्री को अब क्या कर देगा, बैन कर देगा। यानी कि इजराइल को जो हथियार दिए जाते हैं जर्मनी के द्वारा उनको बैन किया जाएगा, जो कि गाज़ा में इस्तेमाल उनका यूज़ किया जा सकता है। इस कदम की इजराइल की ये जो गाज़ा पर पूरे कब्जे की योजना के बाद आया, यानी कि गाज़ा पर कैसे पता चल रहा है कि इजराइल गाज़ा पर कब्जा कर रहा है। अब देखिए पीछे एक न्यूज़ आई थी हाल ही के 2-3 दिनों में कि जो मतलब इजराइल है उसने गाज़ा के जो लोग हैं, फिलिस्तीनी लोग हैं, उनको यहाँ नॉर्थ में से निकाल कर उनको साउथ में विस्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो मतलब ग्रेटर इजराइल की योजना साफ साफ दिख रही है कि जो इजराइल है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। यहाँ पर जितने भी फिलिस्तीनी हैं उनको यहाँ से निकाल कर साउथ में भेजा जा रहा है। तो इससे क्या है कि वो इजराइल ये लॉजिक देता है कि जो साउथ वाला एरिया वो ज़्यादा सेफ है। हालांकि मतलब कुछ ऐसे नेताओं का बयान भी आया है कि ये जो एरिया सेफ बता रहे हैं, ये हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा मतलब वहाँ पर भी मानवीय संकट छाया हुआ है। ऐसा है नहीं, अब देखिए इतना बड़ा एरिया है, उसमें बाकी सभी में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लेकिन ये एरिया बच रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। अभी ये जो मतलब जियो पॉलिटिक्स चल रही है पूरे विश्व में, अगर हम देखें तो ये जो देश हैं इनका कोई मतलब एक उनका रास्ता मतलब एक साइड नहीं है उनकी, कभी किधर हो जाते हैं। इसके बाद ये जो घोषणा की है, इस घोषणा की निंदा किसने की है, जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन है और जो चीन है, उसके बाद रशिया है, ब्रिटेन है, इन सभी ने भी इस चीज़ की निंदा की है। जर्मनी का ये जो रुख है ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो इजराइल के प्रति मजबूत समर्थन को हटा रहा है। यानी कि इजराइल के प्रति यानी कि ये जो मतलब कि जर्मनी है वो काफ़ी लंबे समय से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए ऐसे में उन्होंने एकदम ये बयान दे दिया कि नो मोर वेपन्स, कि आपको और वेपन्स नहीं दिए जाएंगे। तो उससे क्या है कि अभी ये फिर विवाद बन चुका है। इसके अलावा अगर हम जर्मनी इजराइल के टाइज़ की बात करें यानी कि उनका जो रिलेशन है उसकी बात करें, तो वाइल जर्मनी हैज़ बीन टेकिंग एन इंक्रीजली क्रिटिकल स्टैंड अगेंस्ट द इजरायली गवर्नमेंट, experts noted that this disagreement will not after Germany's Israel diplomatic relations। यानी कि लंबे समय से जो जर्मनी है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसके उनको वेपन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन अब उन्होंने क्या दिया कि ये जो है आप अनुचित मतलब वहाँ पर जो नरसंहार हिंसा हो रही है उसको गलत ठहराते हुए इन्होंने अपने वेपन्स को बैन करने का फैसला कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इसमें अगर हम थोड़ा ये डाटा देखें ना कि वहाँ पर अभी तक कितने लोगों की मृत्यु है, तो 60,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है गाज़ा में, इजराइल में, यानी कि इजराइल गाज़ा के युद्ध में। तो उससे काफ़ी ज़्यादा यानी कि 30,000 के करीब तो जो लोग हैं वो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, 4 से 5,000 बच्चे मर चुके हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरह से पूरी जो मानवीय प्रजाति है वो पूरी तरह से खतरे में है। तो इसी पर जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उन्होंने इजरायली नेता के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट तो जारी किए हैं, लेकिन अब ये कितने लागू होते हैं या अब इजराइल का रुख क्या रहेगा या आने वाले समय में हम देखेंगे। इसके बाद है इंडिया चाइना हैव चांस टू रीसेट टाइज आफ्टर रिसेंट सेटबैक्स, सेज चाइनीज एफएम। यानी कि ये जो चीनी विदेश मंत्री है उन्होंने क्या कहा है कि भारत और चीन के पास अभी जो असफलताएं उसके बाद संबंधों को फिर से सुधारने का एक मौका है। तो जो चीनी विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने भारत चीन संबंधों में ये बयान दिया अपना, खास करके जो 2020 की गलवान घाटी है, जो हमारी गलवान घाटी को लेकर झड़प हो रही थी,
या झड़प अभी भी चल रही है, उसको सुधारने के लिए, वहाँ पर जो तनाव है, उसके बाद जो संबंध बिगड़ चुके थे चीन और भारत के, उसको एक और मौका दिया जा रहा है सुधारने का। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर है, इस पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पर शांति रहेगी, हालांकि देखेंगे हम चीन कैसी कैसी शांति, मतलब कितनी शांति रख पाता है। इसके अलावा वांग यी ने एक नई दिल्ली में विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है उनके साथ मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है उनके साथ मिले, उन्होंने अपनी बातचीत की, मुलाकात की और अपने जो विवाद है उसको ख़त्म करके सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। इसके अलावा जो वांग ही उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए और दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है, राजनीतिक आदान प्रदान है, उसको बढ़ाने की एक मतलब कोशिश की है, बातचीत की है, उन्होंने चर्चा की है कि हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हालांकि हमें पता चलता है कि ये जो चीन है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चीन जो है ये पाकिस्तान को शरेआम सपोर्ट कर रहा था, मतलब भारत की तरफ उसका रुख नाम मात्र ही था। नाम मात्र क्या, भारत को पूरी तरह से आंख दिखा रहा था। आज भी अगर हम देखें तो चीन जो है एक तरफ तो समझौते की बात करता है, दूसरी तरफ अपनी ऐसी नीतियां बना रहा है जिससे भारत को घेरने की साजिश है और भारत को अकेला छोड़ने के लिए ये कुछ देश हैं ये कदम उठा रहे हैं, यानी कि भारत को अकेला छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में हम सभी को ही पता है कि चीन की नीतियां कैसे हैं, कहने में कुछ और है और मतलब होने में कुछ और ही हो रहा है अभी अगर हम पूरे विश्व में देखें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज थोड़ा मतलब टाइम कम होने की वजह से हम पूरी कंटेंट नहीं ला पाए, लेकिन न्यूज़ हमने अच्छे से कर ली है। ये जो पूरी न्यूज़ हमने कवर की है, जितनी भी ये चर्चा में बनी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।